नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। तीसरे चरण के चुनाव में महज 4 दिन का समय बचा है और लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही हलचल मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर तारीफ की। इसी पोस्ट को लेकर भाजपा ने विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने बुधवार को एक्स पर राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश को साझा किया। उन्होंने लिखा, राहुल ऑन फायर। इस पर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय। उन्होंने इमरान खान की कैबिनेट में हुसैन की पिछली भूमिका की ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के जुड़ाव पर सवाल उठा दिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर पाकिस्तान के साथ स्पष्ट गठबंधन करने का आरोप लगाया। दरअसल पाकिस्तान में राहुल की तारीफ पर भाजपा भड़क गई और कहा कि आज रिश्ता साफ हो गया। अब यहां सवाल यह है कि देश में चुनाव है, हर चरण राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण भी है। मुद्दों की दुहाई दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान से आई तारीफ तो देश से बाहर का मुद्दा हो गया। फिर भी उस पर भारत जिस तरह से हमलावर है, उससे एक बात तो साफ है कि आरोप प्रत्यारोप तो बहाना है, चुनाव में मुद्दों से भटकाना है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। देश में लोकतंत्र का पर्व है। हर चरण की जीत के लिए दिग्गज मैदान में हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, बस मुद्दे गायब हैं। ये बात आज इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मुद्दों से ज्यादा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कौन कहां कितना हिट हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान से आया, जहां पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी हुसैन ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश साझा किए और लिख दिया, राहुल ऑन फायर। बस फिर क्या था, बीजेपी इतना तिलमिला गई कि एक के बाद एक शब्दों के बाण छोड़े। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। मोदी के आने से पहले इस देश में 2 संविधान और 2 झंडे थे। शहजादे की पार्टी कांग्रेस और इनके परिजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजे की बात यह है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताया। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है। अब देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, एक पाकिस्तानी नेता जिसने भारत के खिलाफ कई मौकों पर जहर उगला है, वो राहुल और कांग्रेस को बढ़ावा दे रहा है। इससे पहले हाफिज सईद ने कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। पीएम मोदी को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर समर्थन मांगने पाकिस्तान गए थे। हमें याद है कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और बीके हरिप्रसाद ने खुलेआम पाकिस्तान की वकालत की थी। उधर बीजेपी के वार पर कांग्रेस और गठबंधन ने पलटवार किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं, क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान
समर्थन मांगने की मोदी को हटाना है, या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए, या जब भी कोई पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा जाता है भारत के द्वारा तो क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस के नेता करते 26/11 से लेकर पुलवामा तक, समझौता तक, या शायद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये बीके हरिप्रसाद ने अभी कहा था हाल ही में। तो क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया था, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया जैसे उरी के बाद किया गया, बालाकोट नहीं किया गया पुलवामा के बाद, जब ऐसे ही हमले कांग्रेस के जमाने में होते थे। आज बालाकोट किया गया तो उस पर सबूत मांगे गए कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान भी मांग रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तो हमने देख लिया, कांग्रेस पार्टी ने निकाला, शरिया की बात भी कर ली, वोट जिहाद भी कह दिया। अब मुस्लिम लीग ही बनती जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को एक प्रकार से जन्म दिया। तो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो से लेकर अब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन रही है और पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लीडर स्वागत कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी को। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे? मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। मैंने आपको पूरे रिश्ते बता दिए। रिश्ते तो बीजेपी के हैं। कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, वो तो कभी नहीं गया पाकिस्तान। राहुल गांधी कभी नहीं गए पाकिस्तान, सोनिया गांधी कभी नहीं गई पाकिस्तान। ये तो नरेंद्र मोदी जी गए थे और प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे। तो किसका रिश्ता हुआ भाई? प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें चुनाव के समय ही आपको क्यों याद आती है? क्या ऐसा होता है कि अचानक आपको रातों रात ये चीजें याद आती है? आप ये बताओ कि इतने दिन में 10 साल में आपने क्या काम किया है? आप चुनाव पे वोट जो मांगने जा रहे हैं अपने काम के दम पर मांगो, अपने काम की बात बताओ। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी काम नहीं बताया है। वो ये कहते हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर दोस्त कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। जब भी उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है, जब भी उनकी परीक्षा की घड़ी आती है, तुरंत उनको ये सारी चीजें याद। तो जनता बहुत सयानी हो गई है। जनता को स्कूल से, हॉस्पिटल से, अच्छी चीजों से मतलब है और कॉम्प्लिकेटेड चीजों से जनता को, वोटर्स को मतलब नहीं। 2019 में भी पाकिस्तान का मुद्दा काफी हिट रहा था। अमित शाह ने आगरा की एक रैली में कहा था कि अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है तो ये काम केवल मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ही भारत की रक्षा कर सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सहारनपुर की एक रैली में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि आपको कौन सा नेता जिताना है जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे या जो आतंकी हमले के बाद भी कुछ न करे। 2019 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार लोन ने भी पाक का जिक्र कर अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया था। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक गाली भी निकालेगा तो मैं उसे 10 गालियां दूंगा। मैं दोनों देशों के बीच दोस्ती चाहता हूं। पाकिस्तान हमेशा खुश रहे और तरक्की करे, मेरी यही दुआ है। इन सब के बीच अब देखना होगा कि क्या हर चरण में एक नया मुद्दा लिखेगा अगली सरकार की तकदीर और उन मुद्दों का क्या जिसे लेकर दिग्गज मैदान में उतरे थे और जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। वो पाकिस्तान तो बहाना, कांग्रेस पर निशाना। और वाकई में देखिए अमूमन पहले चरण के बाद से ये बात हमेशा अपने इस खास प्रोग्राम में हम कहते आ रहे हैं, जैसे जैसे एक चरण आता है मुद्दा बदलता चला जा रहा है। अब देखिए तीसरा चरण हुआ भी नहीं है, 4 दिन का वक्त है हमारे पास। मतलब ये समझ लीजिए कि अब पाकिस्तान की एंट्री भी लोकसभा में हो गई। ये भी सच बात है कि पहली बार तो पाकिस्तान की एंट्री हो नहीं रही है। 19 का जिक्र आपने इस रिपोर्ट में सुना है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इस बार का ये जो लोकसभा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया था जो सीधे जनता से कनेक्ट कर रहे थे। जनता उन पर बहुत ज्यादा सुनने समझने की बात कर रही थी और लग रहा था एक अच्छे नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। अब वोटिंग परसेंटेज के बाद भी ऐसा लगा
कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दूसरी चीज देखिए कि जिस लाइन को लेकर चले थे उधर से हर बार इधर उधर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बार वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप में क्या पूरे चरण निकाल देंगे आप लोग। और अब जो ये बात पाकिस्तान से आई है, जो स्टेटमेंट आया है, इस पर इतनी तकलीफ और पीड़ा क्यों एक दूसरे से हो रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेलंगाना से कोंडरू पुष्पलीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कोंडरू पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर जी। अरविंद खोखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। अमित जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एक तारीफ आई या राहुल ऑन फायर, ये जो एक स्टेटमेंट था, इस पे तकलीफ क्यों हो गई? मतलब ठीक है, उनको लगा, उन्होंने कह दिया, छोड़िए, इतने मुद्दे हैं, उस चीज पर निकल जाना चाहिए। क्यों इस चीज को लेके स्टेटमेंट जरूरी हुआ? या अब क्योंकि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया, वो तिलमिला गई, उन्हें बुरा लग गया, उन्हें तकलीफ हो गई, क्या सच है और क्यों? नहीं राखी जी, हमें एक चीज समझने की जरूरत होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान परस्त होना, पाकिस्तान से प्रेम, ये इसी वक्त क्यों नजर आता है? चलिए ठीक है, अगर उसको भी दरकिनार कर देते हैं, तो हमें याद है किस तरीके से सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और वहां पर ये कहा था कि हमें मोदी को हराने के लिए आपका सहयोग चाहिए। चलिए उसको भी साइडलाइन कर देते हैं, बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी पिछले ही दिनों जब कर्नाटक में राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस पार्टी की उसकी एक प्रत्याशी की जीत हुई थी, तो वहां पे कर्नाटक के संसद में क्या नारे गूंजे थे? पाकिस्तान जिंदाबाद। उसको भी साइडलाइन कर देते हैं। तो अभी डीके हरिप्रसाद जी ने क्या कहा था कि पाकिस्तान बीजेपी का तो दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा यानी कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं है। चलिए उसको भी साइडलाइन कर देते हैं। अभी कल के ही सलमान खुर्शीद की भतीजी का बयान आया है कि आपको वोटों का जिहाद करना है। अब आप ये बताइए, लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व में आपको जिहाद याद आ रहा है? जिहाद का अर्थ तो मुझे नहीं लगता किसी को मुझे समझाने की जरूरत है। जिहाद का अर्थ होता है जंग करना। जंग किसके खिलाफ करना? काफिरों के खिलाफ करना। और काफिर कौन है? हम देख चुके हैं कि किस तरीके से सनातन के समूल विनाश की बात होती है। एक मंच से आप इस देश के बहुसंख्यक समाज के जेनोसाइड की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी बात कर। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्वयं हमको समझ में आ जाएगा कि ये पाकिस्तान परस्त कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान से जो इतना प्यार है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो कांग्रेस को जवाब देना है। और निश्चित तौर पर जब इतनी सारी कड़ियां एक साथ जुड़ते हुए नजर आएंगी तो प्रश्न तो उठेगा, प्रश्न तो वाजिब है और प्रश्न पूछना भी चाहिए। और जनता इस चीज को पूछ रही है कि भाई आपको यहाँ तो फायर दिखता नहीं है, पाकिस्तान को किस चीज का फायर दिखता आपने, ये तो बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ठीक है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और अगर आप उन कड़ियों को जोड़ेंगे, और ये सारी कड़ियां कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, मैं किसी और पार्टी की तो अभी बात भी नहीं शुरू की है, सारी कड़ियां कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान परस्त कांग्रेस पार्टी का ये प्रेम, पाकिस्तान प्रेम साफ दिखता है। ठीक है अमित जी, एक छोटा सा सवाल आप ही से, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से चीजें आई हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी ने ही सवाल उठा के गलत कर दिया, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ चीजें हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हुए हैं जो अच्छे नहीं थे। और फिर पाकिस्तान को लेके तो देखिए जब कोई बात आएगी, बहुत सारी चीजें इस देश में हुई हैं जिसको यदि मैं अभी लेके बैठ जाऊंगी तो चर्चा का जो मुख्य विषय है वो कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, राशिद अलवी जी अब से कुछ देर पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो गए नहीं, प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी गए थे और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ये दबाव में स्टेटमेंट डलवाया है ताकि इस इलेक्शन में उसको वो कहीं ना कहीं एक प्रसारित करके एक फायदा लेने की सीधी बात जो उनकी बात सामने आई है। ये बड़ा आरोप उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर लगाया। अलवी जी की अब भूमिका रहेगी कांग्रेस पार्टी में, वो तो दिखाई भी नहीं देते आजकल।
तो वो खुद ही साइडलाइन है कांग्रेस पार्टी से। वो क्या बयान देंगे, उनकी बयान की कितनी भूमिका, कितना उनका वजन होगा उस बयान का, वो खुद ही संदेह के घेरे में है। तो देखिए, अगर आपको ये लगता है कि किसी देश पर दबाव डालकर अगर आप ऐसा करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले ही पीयू के वापस ले लेना चाहिए था दबाव डालकर, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने उल्टा किया क्या कि अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। आप इस चीज को समझ रहे हैं? अब आपको देश की जनता को मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं कि किसका दबाव किस पर है। अगर दबाव की ही राजनीति आप अगर बात कर रही हैं, तो किसका दबाव किस पर है इसी से समझ में आता है कि आप ये कहते हैं कि हमें 370 को वापस लेकर आना है, और ये किसका एजेंडा है? निश्चित तौर पर पाकिस्तान का एजेंडा है। तो आप पाकिस्तान के एजेंडे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। आपका बयान, राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे और वहां पे उन्होंने जो बयान दिया था देश के संविधान के बारे में, देश के संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, उसको कोट करती है देश की सेना के बारे में। उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं इमरान खान और उसको यूएन में कोट करते हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों तरफ के बयानों, आप ये कुछ बोलते हैं तो उसको पाकिस्तान कोट करता है, पाकिस्तान कुछ चाहता है तो उसको राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों का प्रेम तो साझा हो चुका है। ठीक है, चलिए कोंडूरू पुष्पलीला जी, आवाज पहुंच रही है मैम? कोंडूरू पुष्पलीला जी, पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस जो है पाकिस्तान की मुरीद हो गई है। बहुत सारी जो एक प्रतिक्रिया आई उस पर तो इतनी सारी चीजें आज लिंक हो गई हैं कि मुझे तो ये सोचना पड़ रहा है कि इलेक्शन जो है देश में हो रहा है कि पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, आप समझिएगा इस चीज को, पता नहीं, बिल्कुल इस चरण में वो मुद्दे हैं ही नहीं, ना जाने क्यों एक छोटी सी चीज पे से इस लिंक को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अमित जी का ये कहना है कि जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से हैं, वो आपने पूरी उनकी बात को सुना है, मैं दोहराऊंगी नहीं। मुझे इसीलिए हंसी आ रही है माँ, अभी आपने आपका क्वेश्चन में आंसर दे दिया मुझे, हम लोगों को, पूरा जनता को, कि यहाँ हो रहा है इलेक्शन पार्लियामेंट का, नहीं तो पाकिस्तान में हो रहा है। तो मोदी जी को अभी इलेक्शन में सबका जो भी जिहाद का वर्ड एक प्राइम मिनिस्टर का मुंह से निकलना तो बहुत आश्चर्य की बात है। अभी उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि इधर हैदराबाद में भी बहुत कोशिश कर रहा है नो, हैदराबाद पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ करके यहाँ पर हमारा कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम के लिए साजिश चल रहा है। 110% उधर होने का चांसेस बहुत है। इसीलिए हम लोग ने इलेक्शन कमीशन से जाके कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक रिक्वेस्ट दी है, दिल्ली में भी आके हम देना चाह रहे। तो ये साजिश भारत देश में पूरा व्यवस्था को, और हमारा आज तो परिस्थिति ऐसा हो गया कि संविधान को बचाने का ये है, तो ये इलेक्शन का जो कमीशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इलेक्शन के टाइम में बिफोर में जो अनपार्लियामेंट्री पार्लियामेंट में है, मगर ये वर्ड जो नहीं कहना है देश के बारे में जो है, आप जो किया प्रधानमंत्री बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो प्रॉमिस किया था पब्लिक के लिए, वो वादे निभाए क्या? उसके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए उनको सोच ही नहीं है। कभी देखो तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा दिखा देता है कि 10 साल के अंदर पावर में आके, जब वाजपेयी जी था तब था, अच्छा था, जो क्रिटिसाइज भी करते थे, थोड़ा पब्लिक में अच्छा मैसेज जाता था। अभी ये जो है ना इनडायरेक्टली जो है ना, उनको जो शक्ति नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, लास्ट में जो हारने का डर हो जाता है ना, तभी ऐसे बातें लेके अब मुसलमान की प्रॉपर्टी बहेंगे। ये सेक्युलरिटी से बाबा, आपको वोट मुसलमान भी डाला, सब लोगों ने डाला, या राज्य का जो भी है सब पब्लिक में जो है ना, गरीब जनता में सोशल का मतलब संक्षेम का राज है ये। तो जनता के लिए काम करने वाला राज है, तो उनके लिए सेवा करना सौभाग्य लगते हैं हमको। तो ये मुसलमान जब वोट के टाइम में जब 250 जीत के 2 बार आया तब याद नहीं आया प्रधानमंत्री के। अभी हमारा कांग्रेस पार्टी को ऐसा दिखा दे रहा है, अब देश के लिए क्या किया, क्या सैक्रिफाइस किया। अगर आपको भी, जैसे आपने कहा था, अच्छी बात कही थी, मैंने आपको बहुत ये करती हूँ कि अगर निकाले गए तो कितनी बात है। अगर प्रधानमंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज जी, उन्होंने जो उनके कैबिनेट में थी, तो वो विदेश मंत्रांग विक्रम करती थी, विदेश मंत्री करती थी, कभी उनको नहीं जाने देते थे। इन्हों को चाहता था बेचारा कि वो सब मैं हूँ, पूरा नमो मैं ही बना दूंगा देश में। मैं अभी प्रधानमंत्री बोले तो इन्हें गया पूरा, नेहरू गए, सब लोग आ गए, इन्होंने लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें पूरा नेता है, पूरा देश को बचाने वाला है, भगवान इन्हें है पूरा देश में। ऐसा ही भजन क्या है माँ, मुझे तो समझ में नहीं आया।
अभी पाकिस्तान का इश्यू जो उस टाइम में नहीं बोलना था, अभी कम ही समय वो बात होना था, तो ये तो हंसी की बात है। अभी मोदी जी का बात सुनने वाला कोई होगा तो अब के सबको समझ में आ गया कि उन्होंने जो जो किया फार्मर के साथ, डेमोक्रेसी सिस्टम को, आर्थिक व्यवस्था को कैसे कर दिया, और यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कर दिया। एक वादा जो नहीं किया था, पूरा नहीं किया था, इन्होंने ढूंढ रहा है, बहाना ढूंढ रहा है इलेक्शन के टाइम में किसी न किसी वजह से। कांग्रेस का चरित्र देखो, आपका चरित्र देखो, आपका हिस्ट्री देखो। क्या आपने कितनी बार पाकिस्तान में गए थे, वहां पूरा इंटरनेशनल घूम के आए ना, सऊदी में गए, अरब कंट्रीज में गए, मुसलमान कंट्रीज में गए, इतना हक ले लिए, इतने पप्पियां ले लिए। अभी इतना रिलेशन आप मेंटेन करिए, कभी हम लोग नहीं किया ना। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज यदि ये बात कह रही है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ, वो इसलिए कह रही है क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हुए, मैंने कहा ना, मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगी तो मुद्दे कहीं के कहीं हो जाएंगे, नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिसको लेकर कांग्रेस के कुछ दिग्गजों के स्टेटमेंट्स आए, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड हो, सेना पर सवाल उठाने, शायद इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत काउंटर करती है और सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ती है कांग्रेस का। क्या एविडेंस लिया हम लोग निकाले चाइना था, तो अभी इन लोगों का जो जितनी एमपी से पार्लियामेंट में, उन लोगों का जो भी है, जिससे लिंक है, अभी तो सिस्टम को पूरा ईडी को कंट्रोल कर लिया, जाके हर व्यवस्था को कंट्रोल में कर लिया, मीडिया को कर लिया। अभी कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं भी। थोड़ा सा हमारा पार्लियामेंट में पूछने वाले एक ही था, हमारा राहुल जी, उनको भी बाहर फेंक दिए थे। फिर वहां पर इतने दिल्ली में जो 70 के वो ऊपर फार्मर्स के मार दिए थे, उनका बुलडोजर लगा दी, कोई मंत्री को नहीं निकालने का दम नहीं है। तो इतने सारे नाखूबियां उनके रखी हुई है पूरा देश में। इन्होंने पूरा नाम से पूरा मशहूर होना चाह रहे। क्या बीजेपी का पुराना बीजेपी मर गया क्या? अभी पाकिस्तान में अद्वानी जी का हिस्ट्री देखो, कोई नहीं, होने दो। जो रिलेशंस होना है अभी ग्लोबल हो गया है, रिलेशंस होना चाहिए, सब शांति के रूप में जाना है, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए होना है, व्यवस्था में इज्जत जरूरी है। मगर ये इलेक्शन के टाइम में इनको ये याद आना, ठीक है मैम, चलिए। वर्ड तो इनको पार्लियामेंट, मैडम, वन वर्ड, अगर प्रधानमंत्री जिहाद का वर्ड अगर निकाला ना उनके मुंह से, ये डेमोक्रेसी सिस्टम में ये बड़ा क्राइम है। इसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए 4 दिन पहले ये बातें करना क्या सबब है, क्या अच्छा है क्या? ठीक है, ये हारने का डर से मोदी जी का ये है। 400 तो छोड़ो, 40 ही आएगा, मैं तो लिखी दूंगी। इस बार गया बस हो गया। 400 के पहले 180 था, फिर 199, फिर 200, और कोंडरू पुष्पलीला जी तो सीधे 40 ही कर दिया। मैं तो इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रही हूँ, आने वाले चरणों तक ऐसा नहीं हो जाए कि सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार, बीजेपी 0। मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि अभी तो तीसरे चरण तक भी ये हर आंकड़े बदलते चले जा रहे हैं। खैर, वापस आऊंगी मैम। अमित जी प्लीज एक एक प्रतिक्रिया सबकी आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे। रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी तो कह रही है मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया है, सारे मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, कहीं पाकिस्तान चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कनेक्ट करना जरूरी है। यदि तारीफ हुई है तो बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए चीजें आ गई हैं, मिले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कहीं ना कहीं कि भाई ये दबाव में करवाया गया स्टेटमेंट है, ताकि इस इलेक्शन में उसको अलग तरीके से प्रभावित किया जाए। जी राखी जी, मैं पूरा सुन रहा था, और निश्चित तौर पे पाकिस्तान से प्रेम किसका है? जिसका प्रेम होता है वो बार बार पाकिस्तान जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे 1999 में, फिर 2004 में गए, और उनके बाद अब कौन गया? माननीय नरेंद्र मोदी जी गए। तो प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, और दोनों प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं। तो जिसका प्रेम है वही जाता है, एक बात। और दबाव में निश्चित तौर पे बयान दिलवाया गया है। जिसका प्रेम है वो प्रेम वश दबाव में बयान दिलवा भी सकता है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग के साथ किसका क्या रिश्ता था, मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा था, ये मेरे से ज्यादा अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे। अगर पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वतंत्रता संग्राम के अहम आंदोलन को कुचलने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए इसका विरोध कर रहे थे, और मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वंशज हैं ये लोग, और निश्चित तौर पे इन्हीं के वंशज हैं, और यही बार बार पाकिस्तान जा रहे हैं।
राखी जी, कुछ नेता सत्ता के नशे में इतने भूखे हो जाते हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1933 में जर्मनी पार्लियामेंट में आग लगी, हमला हुआ, आरोप विपक्षों पर लगा करके हिटलर ने पूरे देश के अंदर भय का माहौल बनाया और उसके बाद में पार्लियामेंट में अपने पक्ष के संशोधन करके संविधान बदल डाला। वही स्थिति पुतिन ने की थी, रसिया में बम ब्लास्ट कराया, अपने ही लोगों को मरवाया, 300 लोगों को, और मरवाने के बाद वहां भी संविधान में बदलाव किया, कहा कि ये आतंकवादियों से तुम्हारी रक्षा मैं ही कर सकता हूं। जब जांच होती है तो ये दोनों हमलों में, जहां जर्मनी की बात कर रहे हैं तो वहां पर हिटलर का हाथ था, उसकी पार्टी के लोग थे, जहां रसिया की बात करें तो पुतिन के साथी लोग थे। वही स्थिति आज पुलवामा की देख लीजिए आप, देश के सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, जबकि इंटेलिजेंस को पता था कि यहां पर हमला होने वाला है, जानते हुए सरकार ने उनको एयरलिफ्ट नहीं किया और देश के जवान शहीद हुए। आज तक पुलवामा की जांच नहीं हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कहें, ये मेरे को तो हंसी आती है। अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम्हारे घर में 2 भैंसें हैं और हमारी सरकार नहीं बनी तो तुम्हारी 1 भैंस लेके चले जाएंगे। इनको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम्हारा मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे। अरे भाई, अगर काम किए हो 10 साल में तो कहते ना कि हमने महंगाई कम किया है, हमको वोट दीजिए, हमने रोजगार दिया है हर साल 2 करोड़, हमको वोट दीजिए, हम अच्छे स्कूल बनाए हैं, हमको वोट दीजिए, हम अच्छे अस्पताल बनाए, हमको वोट दीजिए, हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, हमको वोट दीजिए। काम नहीं किए हैं। इनको ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इन्होंने करोड़ों का चंदा लिया है, इस पे जवाब नहीं देंगे। ये वही कंपनी है जिसने सबको इंजेक्शन लगवाए, कोविड के टीके लगवाए, और वो टीकों का असर आज ही मैं देख रहा था कि शादी में एक लड़का था, उसके शादी में लोग नाच रहे थे और नाचते नाचते उनको हार्ट अटैक आ गया। कोई जिम में एक्सरसाइज करते करते मर जाता है। तो ये स्थितियां हैं। इन्होंने ऐसे समय में चंदा लिया है, ऐसे समय में ऐसी कंपनी से जो टीका बना रही थी उससे चंदा लेने का काम किया, उसको धंधा देने का काम किया है। तो ये लोग बताएंगे कि किसका क्या पाकिस्तान कनेक्शन है। देश की जनता समझदार है, जानती है। इन्होंने कोई काम अगर किया होता तो इनको हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और मंगलसूत्र नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान से अगर किसी का कनेक्शन है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खा के आते हैं। ठीक है, चलिए मीसम जी, क्या ये चरण जो है, मुझे लगता है तीसरा चरण होना है, बाकी के चरण बाकी हैं, और पाकिस्तान पे मुझे लगता है ये लोकसभा आ गई है। तो क्या ये लोकसभा का जो आने वाला एक पूरा सिनेरियो हम देखेंगे, ये पाकिस्तान से ही होकर गुजर जाएगा या फिर इसको लेके चलता रहेगा? क्योंकि पिछली जो बातें थी वो तो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, लेकिन अभी भी वो मुद्दे नहीं आ रहे हैं जिसको लेकर शुरुआत की गई थी। अच्छे दिन देखिए, बहुत बात है, देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था, उसको पैसा पेमेंट ना मिलने की वजह से वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर भाग गया। तो जो पिछली स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसी को ही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसको काश पैसा दे देते तो आज स्क्रिप्ट बदल गया होता। क्योंकि ये पुरानी स्क्रिप्ट है, हम लोग कई बार इसको सुनते आए हैं, फिर से एंजॉय कर रहे हैं, देश की जनता एंजॉय कर रही है, यहाँ पर बैठे सारे पैनलिस्ट इस बात को एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रही हैं, और इवन यहाँ पर हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए एंजॉय कर रहे हैं कि अब इलेक्शन जो है वो देश की जनता के साथ खिलवाड़ सा हो गया है। संविधान की कोई हैसियत नहीं रह गई है, देश के अंदर लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह गया है। जिस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में हर घंटे एक यूनिवर्सिटी बनती हो, हर घंटे एक मेडिकल कॉलेज खुलता हो, हर घंटे पर एक IIM कॉलेज खुलता हो, और इलेक्शन के टाइम पर पाकिस्तान की बात की जाती, हिंदू मुसलमान की बात की जाती हो, मंगलसूत्र की बात की जाती हो, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं राखी जी ऐसी सरकार से और ऐसे नेताओं से कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं? अगर आप में दम है और आप में पावर है, आप दूसरों की कमियों को बताने से पहले आप अपनी ताकत को बयान करिए। जो आपने इन 10 सालों में जनता से वादा किया था उसको पूरा किया कि नहीं किया, उसके बाद फिर आप दूसरी पार्टी और दूसरे लोगों के बारे में बात करने की हैसियत कर सकते हैं।
अगर आप भी उसी हमाम में नंगे हैं और आपने भी वही किया जो पिछले सरकारों ने किया है, तो फिर आपको भी हक नहीं बनता कि आपको भी वोट दिया जाए। जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में इस तरह का अराजक का माहौल फैला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी डरा करके राजनीति कर रही है। इनको मुसलमान के नाम पर डराती है, पाकिस्तान के नाम पर डराती है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान हालत इस वक्त इस तरह की है कि वो कटोरा लिए भीख मांग रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की अपनी औकात क्या है, मगर हमारे देश के अंदर पाकिस्तान की लोकप्रियता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पाकिस्तान का बखान करती है, अरे आप बम तो मारना छोड़ो, वो किसी को चाटा मारने की औकात नहीं है। तो इसके बारे में आप बात कर रहे हो। आपको बात करना हो तो आप चीन की बात करो, आपको बात करना हो तो आप उस डोकलाम की बात करो जहां पर देश के अंदर चीन घुस करके आ गया, जिसके आज भी आप रिपोर्ट नहीं देते हो। आप बात करना चाहते हो तो आप पुलवामा पे बात करो, किस तरह से पुलवामा पर अटैक हुआ और हमारे शहीद मारे गए। आपको बात करना है तो आप उस पर बात करो जो देश का रुपया लेकर के भाग गए। आपको बात करना है तो आप देश की उन बहु बेटियों की बात करो जिनको मणिपुर में नंगा घुमाया गया। नहीं, आप उन पर बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पर, मंगलसूत्र पर, और वो बात करेंगे मंगलसूत्र पर जो मंगलसूत्र का अर्थ नहीं जानते। क्या जानते हैं मंगलसूत्र के बारे में, मंगलसूत्र की गरिमा के बारे में? आपको पता भी है? बात वो करिए कि जो आप पूरा कर सकते। किस तरह से पूरी बात सुनिए, आग ना रखे आप बिल्कुल जानना पड़ेगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा। आप हिंदू तो ठेकेदार हैं, आप हिंदू में तो ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं, बीजेपी में हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम मंगलसूत्र का अर्थ नहीं जानेंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हम हिंदू का महत्व नहीं जानेंगे। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हम देवी देवताओं के बारे में नहीं जानेंगे। ये सारा ठेका आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ऐसी बातें मत कीजिए। देश के अंदर यहाँ पर आप मुझे मेरे धर्म के बारे में सिखाएंगे, यहाँ पे आप मुझे मेरे धर्म के बारे में सिखाएंगे, यहाँ पे आप मुझे मेरे धर्म के बारे में सिखाएंगे। मेरे धर्म को पालन कैसे करना है ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। लगता है कि उनको मेरे धर्म का पालन कैसे करना है मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। आप यहाँ सिखाएंगे मुझे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हैसियत नहीं है आपकी। जाइए पहले अपने समाज को सुधारिए। जो परिवर्तन आपकी समाज में आना चाहिए पहले उसका उद्धार कीजिए, उसका उद्धार कीजिए। बाद में सनातन के बारे में बात कीजिएगा, बाद में मंगलसूत्र के बारे में बात कीजिएगा। जितने बोटी बोटी काट दी, बोटी बोटी काट दी लव जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर बोटी बोटी काट दी, उससे आप मंगलसूत्र के बारे में आप बात करेंगे। चलिए 1 मिनट मीसम जी और अमित जी, बारे में आप बात करेंगे। ठीक है मीसम जी और अमित जी मैं वापस आती हूँ। दो छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया और आ जाए प्लीज, मैं वापस आ रही हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अरविंद खोखर जी, वाकई पाकिस्तान तो बहाना है और कांग्रेस निशाना है, या फिर ये तारीफ करके पाकिस्तान के उस मंत्री ने गलती कर दी, पूर्व मंत्री ने गलती कर दी जो इस कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है। और मैं तो इस पॉइंट पे आती हूँ कि कहीं किसी की तारीफ हो रही है या कहीं किसी का साथ कुछ भी हो रहा है। हम अपने देश में लोकसभा के चुनाव में हैं, सरकार चुनी जाती है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्यों इन चीजों को इतना हाईलाइट कर रहे हैं? ठीक है, आया आपने बोला बात खत्म हो जाती थी, लेकिन ये बात तो चलती ही चली जा रही है और ये मुझे नहीं लग रहा अब इतनी जल्दी शांत होने वाला है। देखिए, जो राजनीति है वो सब जानते हैं, परसेप्शन से, और जो देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है वो समझ से परे है कि शायद परसेप्शन या तो वो जानबूझ करके ऐसा बना रही है। वर्तमान जो राजनीति है इसको समझ नहीं पा रही। ये केवल देश नहीं, हमारे भारत में नहीं, दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक देश सब में राष्ट्रवाद की जो इस टाइम लहर है उफान पर है। यहाँ तक कि अमेरिका में दोबारा ट्रम्प के जीतने की बात हो रही है। ट्रम्प हमेशा राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उपराष्ट्रवाद की बातें करते हैं। और देखिए, जिस देश का भूगोल एक धर्म के आधार पर बदला गया हो तो उस देश के जो पाकिस्तान के नाम पे हमेशा वोट मिलेंगे और हमेशा उसके खिलाफ जो भी बात करेगा वो हमेशा जो देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उसको पसंद करेंगे। ये बात होती है कि आशा है। दूसरी चीजें हैं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जिन परिवारों पे बीता है, जिन परिवारों ने देखा है, पहले तो इतना नहीं पता था। सोशल मीडिया का दौर आने के बाद अब घर घर का जो आदमी है, बच्चा ये जानता है कि जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा के दौरान क्या हिंसा हुई थी, क्या विवक्षा जो है भारत के लोगों ने झेली है, जो वहां से पलायन करके आए हैं। तो उस दौर में अगर कोई भी नेता पाकिस्तान की समर्थन की बात करते हुए दिखाई देगा या कोई भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बयान आएगा जिससे लगता है कि कोई ना कोई नेता उनकी गुड बुक में है, उनसे उनको फायदा हो सकता है, तो उसका राजनीतिक रूप से नुकसान बिल्कुल तय है। अब ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस में 2-3 नेता ऐसे हैं कि जो जब वो बात करते हैं, जैसे मनीष करैयर हुआ, ये अभी जो सैम पित्रोदा है, ये जब भी अपनी कोई बात करते हैं, ये कांग्रेस का हमेशा नुकसान कराते हैं और बीजेपी का फायदा कराते हैं। और लेकिन हैरानी की बात है, इन बात का इसने घमंड भी नहीं है इन दोनों नेताओं को, और कांग्रेस भी इन लोगों को कुछ नहीं कहती है। देखिए,
मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी जो राजनीति की अपनी शुरुआत की थी, जिसको बार बार कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी तक अपना चुनाव हार गए थे, 2 की संख्या आई थी, 2 से लेकर के अगर ये 300 पार करने लगे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है। उस राजनीति को कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है। अब देश में रह करके देश की जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर जहां बार बार बम विस्फोट होते थे, दूसरा कश्मीर का लेकर अब तक देश जो है लहूलुहान है कश्मीर को लेकर के, इतनी कोशिशों के बावजूद धीरे धीरे शांति वहां पे आ रही है। जो देश उसका कारण, उस देश के प्रति जैसे हम नरम होंगे या किसी भी तरह की समर्थन या संभावना उस देश की तरफ दिखाएंगे तो उसका वोटों के प्रति तो नुकसान बिल्कुल उसका तय है। हालांकि हमारी जो एक राजनीतिक चुनाव देखने पत्रकार के तौर पे हमें बिल्कुल ये समझ नहीं आता है कि भाई कांग्रेस अपना नरम रुख पाकिस्तान के प्रति रखती क्यों है। अब देखिए, जो सच्चाई उसको नहीं बदल सकते। भूगोल इस देश में बदला है, धर्म के आधार पर बदला है, भूगोल बदला गया पाकिस्तान को, बना हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जो है भारत को शत्रु की नजर से देखता है। जिस देश की जीडीपी बिल्कुल 0 पहुंच गई है, लेकिन वहां की अभी आर्मी चीफ अभी भी ये कहते हो, नेता अभी भी कहते हो कि हम अब भी जो है ना कटोरा लेकर भीख मांग, लेकिन भारत के सामने हम अभी भी बंदूक तान के रखेंगे। पाकिस्तान आटे तक के खाने के पैसे नहीं है, लेकिन गोलीबाजी अपनी बात नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब भी लगातार जो भारत विरोधी तत्व है उनको सह दे रहा है, चाहे तालिबान के जरिए हो, चाहे पाकिस्तान, जितने भारत के मोस्ट वांटेड है सब पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो उस स्थिति में अगर कोई पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के नेता की तारीफ करता तो ये उनका एक राजनीतिक रूप से ये समझदारी थी कि बीजेपी इससे पहले इस मुद्दे को उठाती है, सबसे पहले कांग्रेस इस बात की तीखी प्रतिक्रिया देती कि तुम पाकिस्तान की आलोचना करते, तुम हो कौन हमारे देश के बारे में बोलने वाले। हम अगर कोई घटना होती तो कांग्रेस सबसे पहले खड़ी रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में। तो बीजेपी को मौका नहीं देना चाहिए। बीजेपी देखिए देश में चुनाव तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चुनाव क्या रहते हैं 4 जून को तय होंगे, लेकिन जो एक पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रही है उसको किसी भी तरह का मौका देना वो एक रणनीतिक रूप से भूल है। और अगर कांग्रेस अगर लगातार ये करेगी तो नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में दिखता है कांग्रेस इसमें बैकफुट पे निश्चित जाएगी। कांग्रेस के बाद जो नेता हैं वो नेता हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, ज्यादातर नेता जो इस तरह की बातें करते हैं, जो ड्राइंग रूम के जो नेता आजकल कांग्रेस में भी एक ये बात हो गई, जो जमीन से जुड़े नेता तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बेहद कम नेता बचे हुए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। बाकी जो नेता है वो ड्राइंग रूम नेता है। मणिशंकर अय्यर कभी एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, वो उनको प्रमुख जगह मिली हुई है। सैम पित्रोदा विदेश की कांग्रेस के उन्होंने प्रमुख बनाए हुए हैं, यहाँ पे वो प्रधानी का पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, वो कांग्रेस की पॉलिसी तय कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक देश की सबसे बड़ी जो पार्टी रही है और देश के विपक्ष की उम्मीद है, अभी भी जो देश में एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं वो अभी भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, देश भर में अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कोई पार्टी कर सकती है वो सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस के खिलाफ कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कभी भी बीजेपी का मुकाबला इस देश में नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार चाहती है कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली जाए। क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्षेत्रीय पार्टी को तो बीजेपी जब चाहेगी एक रणनीति के तहत ध्वस्त कर देगी, लेकिन कांग्रेस को ध्वस्त करना बीजेपी की बस की बात अभी तक नहीं है। पहले देखिए बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं हो पाई। और जिस तरह से तीखे बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं वो ये निश्चित तौर पर ये दिखाते हैं कि कांग्रेस अभी भी जो है बीजेपी के लिए राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 है। और बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस किसी तरह से घटे, और जैसे वो घटेगी बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी। क्योंकि देश भर में अगर कांग्रेस मुकाबला बल बीजेपी का कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है सिर्फ कांग्रेस है। तो कांग्रेस को सिर्फ एक अपनी पार्टी नहीं, देश में जो विपक्ष को मजबूत होते देखना चाहते हैं उन लोगों के प्रति भी देखना चाहिए, उन लोगों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जिन्होंने लोगों ने जिस समय तक कांग्रेस को इतने टाइम सत्ता में रखा है उनके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हमेशा रणनीतिक रूप से मजबूत बनाए। और जो सामने पार्टी खड़ी है 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, उसको किसी भी तरह की मौका देना और रणनीतिक जो है आत्महत्या भी साबित हो सकती है। चलिए, मुझे 2 बातें तो बहुत स्पष्ट रूप से देखिए सबको यहाँ समझना पड़ेगा कि बहुत स्पष्ट रूप से एक बात अरविंद जी ने बोली कि बीजेपी के लिए एक यदि कोई टक्कर है तो वो कांग्रेस है और बाकी लोगों को साइड में रखिए। इस बार का जो इलेक्शन है वो हम देखे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। अब यहाँ हमें ये देखना होगा कि गठबंधन में कौन कौन है, किस तरीके से वो आए हैं, एनडीए किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह से अपने मुद्दों के साथ है। इस चीज को चलिए सबने डे 1 से देखा। बात यहाँ ये हो रही है कि इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा सियासत क्यों, इस मुद्दे पर इतना हो हल्ला क्यों? वाकई पाकिस्तान तो बहाना, कांग्रेस पर निशाना, कोई प्लानिंग है इसके पीछे? आरपी श्रीवास्तव जी, 2 बातें यहाँ निकल कर आई हैं। एक आती है तारीफ, जिस पर एकदम बयानबाजी तेजी से आने लगती है। ठीक है, पहली बात तो इतना ज्यादा उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी को लगता है क्यों क्रिएट नहीं करेंगे, कनेक्शन है तो कनेक्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस का ये काउंटर सीधा सीधा है कि आप अपने मुद्दों पे बात कर लीजिए, हमारी किसी ने तारीफ करी है, कुछ भी करी है, उसमें आप मत पड़िए। और सबसे बड़ी बात कि संबंध तो आपके अच्छे हैं। तो क्या वाकई ये कोई सोची समझी साजिश है? इस इलेक्शन में हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस कुछ कहती है, पीएम मोदी बहुत अच्छी एक
क्या बोलना चाहिए, एक वर्ड में चतुराई तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक गेम चेंजर जैसा वो कुछ कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, उसको बहुत जल्दी खेल जाते हैं, क्या वाकई ये उसका एक हिस्सा है? देखिए राखी जी, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जो बयान आया है और जिसकी बात कर रहे थे हम लोग अभी, पहली बात तो कि हमको लगता है कि ये कनेक्शन वाला बयान तो नहीं होना चाहिए। अब ये बात है, कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। राजनीतिक दल हैं, आने वाले समय में जो ये चुनाव होने जा रहा है, बिना पाकिस्तान के देखिए चुनाव अधूरा दिख रहा था अभी तक, अब आ गया तो पूरा हो गया। अब चुनाव सही मोड पर आया है। हमें लगता है कि राहुल गांधी की अगर तारीफ जो है ट्विटर के माध्यम से कर दिया फवाद हुसैन ने, तो राहुल गांधी कहीं बोलने तो नहीं गए हैं। ये कनेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ेगा कि बोलने गए थे कि हमारा जो है वो ये करें, हमारी जो है तारीफ करें। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब भी कभी ऐसी बात आती है, अरविंद खोखर जी सही कह रहे थे कि उनको मौका नहीं देना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन आप अरविंद खोखर जी की हम इसी बात को हम दोहराते हैं कि वो मौका दिए कहाँ। मौके के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने मौका लपक लिया और तुरंत जो है फायर कर दिए। फायर राहुल गांधी के लिए बोला फवाद हुसैन, लेकिन फायर किस पर हुआ, बैक फायर किस पर हो गया, राहुल गांधी पर हो गया। अब इन सारी चीज़ों को अगर समझा जाए तो हमें ये लगता है कि हम बहुत अतीत में न जाएं। देखिए क्या है कि कौन क्या किया, किसने किया, कौन क्या बोला, मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ड्राइंग रूम वाले नेता, एकदम सच बात है। अब पूरे ड्राइंग रूम वाले नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बेताब हैं, किसी को ले रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। अब तो अभी हमें कुछ दिन पहले पता चला कि अब लेना बंद कर दी उनको अपने पार्टी में शामिल करना। तो हमारा सिर्फ ये कहना है इस मामले में कि कांग्रेस ने भी पाकिस्तान के दो टुकड़े किया, ऐसा नहीं है कि किसी पर एक तरफा जाए। हाँ, गलतियां हुई हैं पीछे, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। क्या आज गलतियां नहीं होती हैं? जब भी कोई सत्ता में होता है तो कुछ गलतियां करता है, जिसका खामियाजा वो पार्टी भुगतती है। और यही कारण है कि आप आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है और धीरे धीरे कम भी होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने आती है कि अभी भी टक्कर किससे है, कांग्रेस से है। निश्चित रूप से देखिए, इंडिया और एनडीए गठबंधन बना जरूर है, लेकिन आज भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही चल रहा है। आप शुरुआत से देखिए, जब किसी स्टेट में जाते हैं जहां पर क्षेत्रीय दल हैं या जो मजबूत दल हैं जिनकी सरकारें हैं, उन पर ज़रूर हमलावर हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन ओवरऑल पूरा भाषण अगर आप देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनके सामने कांग्रेस ही दिखती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वजूद ख़त्म होने की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक जो है ऐसी पार्टी है जो आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आप मान सकते हो, सबसे पुरानी पार्टी मान सकते हैं। अब रही बात कि इनके रणनीतिकार कितने सक्षम हैं, इनका क्या तरीका है, तौर तरीका, इनकी स्ट्रेटजी क्या है इस चुनाव में है, ये समझने वाली बात है। इससे कई कदम आगे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने टास्क बहुत बड़ा ले लिया, 400 पार। अब 400 पार का टास्क मामूली नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अगर उस टास्क को पूरा करना है तो बिना पाकिस्तान के कैसे पूरा होगा? भाई पाकिस्तान को आना पड़ेगा चुनाव के बीच में। और जहाँ तक धर्म और इसकी राजनीति की बात है, देखिए जब भी कोई आप कुछ बात बोलेंगे, विपक्ष बोलेगा और कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको पकड़ने का मौका मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी वो मौका नहीं छोड़ेगी। और निश्चित रूप से इस चुनाव में ये सारी बातें आना तय है। आप पिछले भी अभी हमारी जो कल भी हुई थी इसके पहले डिबेट में कि अब कोई नया मुद्दा आने वाला है, तो मुद्दा तो आने वाला क्या आ गया। अब आप उसको कांग्रेस झेले, किस तरह से उसका जवाब देगी ये तो कांग्रेस बताएगी। हाँ, किसी की कोई तारीफ हो तो तारीफ न करने की सफाई कैसे दी जाए, अब ये कांग्रेस के पास इस बात की काट नहीं है। शायद उसको इसका काट ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम उनसे नज़दीक नहीं हैं। ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो आने वाले समय में जितने चरण का चुनाव होते जा रहा है, अब देखिए इसके बाद चीन कब आता है ये भी देखना होगा, हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा। और चुनाव वाकई मुद्दे पर होना चाहिए, लेकिन अब मुद्दे पर तो कोई दल नहीं कर रहा है। सारे दल जो है मुद्दे से इतर होकर चुनाव में शामिल हैं और शायद इसी तरह से इसी बयानबाजी के आधार पर चुनाव जो है मतलब निपट भी जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मैंने कल भी बोला था कि चुनाव बड़ा चमत्कारिक है, तो चमत्कार एक के बाद एक होते रहेंगे।
बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मुझे इसी में एक बात जोड़नी है। अभी काफ़ी दिनों से हम चर्चाओं में देख रहे हैं जो वोटिंग के कम परसेंटेज हैं, तो इलेक्शन कमीशन बड़ी अपील कर रहा है, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, वो अपील करते हुए वो सारे अपने पंपलेट्स लगा रहे हैं कि प्लीज़ घरों से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। मुझे लग रहा है पब्लिक भी ये सोच रही होगी कि ये खुद ही स्थिर नहीं है कि हमारे मुद्दों पर कौन हमारा भला करेगा, कौन नहीं करेगा। हर एक चरण में अलग अलग चले जाते हैं, हम किसको वोट दे जाएं। पाकिस्तान से तारीफ आई है, उसके बिना पर वोट देने निकले, महंगाई पर निकले, भ्रष्टाचार पे निकले, जातिगत जनगणना पे निकले, या फिर हम निकले ही ना। मतलब ये सोचिए कि ये वाकई पब्लिक सोच रही होगी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन समझ गए हैं जो जा रहे होंगे उनसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि बहुत सोच समझ के अपना वोट डाल रहे होंगे। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी राकेश, देखिए 3:1 हो गया तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अपनी बात को रखूंगा। हाँ। श्रीवास्तव सर की बातों से काफी एक नया आयाम निकल कर आता है, काफी अच्छा लगा उनका विषय से। बहरहाल देखिए, जिस तरीके की बातें आज हुई कि पाकिस्तान क्यों आ जाता है, देखिए जब ये इलेक्शन का जब ये शुरुआत हुआ था, तब तो हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। हम तो अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है और मिशन है कि उनको 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, इन सब चीजों को लेकर जा रहे थे। अगर डेवलपमेंट की बात विपक्ष को करनी थी तो उनका एक अल्टरनेट विजन उनको देना चाहिए था, लेकिन वो अल्टरनेट एक विजन देने में वो नाकामयाब रहे। उनके पास विजन ही नहीं है कि आने वाले 5 साल, 15 साल, 25 साल में वो देश को किस दिशा में लेकर जाने वाले हैं। जो हमने 10 साल का जो हमारा सेवा का काल रहा, आप अगर उसमें एक एक चीज को अगर आप उठाकर देखें, चाहे वो 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने से हो, जब ये कहा जाता था कि 1 रुपया मैं भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, कांग्रेस के नेता कहा करते थे, और 85 पैसा कांग्रेस के दलाल खा जाते थे। आज उसी डीबीटी के माध्यम से 35 लाख करोड़ वहां उस 52 करोड़ जो अकाउंट गरीबों के खुले उनमें भेजा गया। इस तरीके से जब 4 करोड़ घर बने तो उनमें से बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए वो 4 करोड़ घरों को दिया गया, और उसमें भी 70% मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया। किस तरीके से 11 करोड़ 72 लाख शौचालय हमने बनाए, उस पर भी हंसी उड़ाई गई कि एक प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। हमने 12 करोड़ घरों तक साफ नल से जल पहुंचाया, हमने 10 करोड़ घरों तक साफ ईंधन की व्यवस्था की, साफ वहां पर एलपीजी कनेक्शन दिए, और 80 करोड़ लोगों तक हम राशन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। वहीं पर हमने 5 लाख जो फ्री मेडिकल सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। 10,000 हमारे जन औषधि केंद्र हैं। तो ये सारी सुविधाएं लेकर हम जनता के बीच में है, और जनता इस चीज को देख रही है किस तरीके से जो रोड का नेटवर्क पहले 90,000 किलोमीटर तक था, आज वो 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर जा चुका है। जल मार्ग पहले 0 थे, आज 111 है। एयरपोर्ट जहां 2014 से पहले सिर्फ 74 थे, आज 150 के पार है। तो कॉलेजेस की संख्या डबल हो चुकी है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या डबल हो चुकी है, मेडिकल सीट्स की संख्या डबल हो चुकी है। तो किस तरीके से हम एक निर्माण करते जा रहे हैं। ये सारी बातें पहले चरण तक तो ठीक थी, उसके बाद मंच पे से सुनाई नहीं दी। इवन आपका 400 पार भी मुझे तो दूसरे चरण से सुनाई ही नहीं दिया, और इसीलिए गठबंधन को मौका मिला। आप जो बातें कह रहे हैं मैं उसको मना नहीं कर रही हूं, मैं सवाल भी नहीं उठाऊंगी उस पे किसी चीज पे। अच्छी बात है, आपने किया, आप अपनी बात को रख रहे हैं, पर ये बात मंच पे से नहीं आ रही, जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं फिर? बिल्कुल, अगर आप सिर्फ अपेक्षा करते रहेंगे कि जो पार्टी सत्ता में है वो डेवलपमेंट की बात करती रहे, और विपक्ष जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती रहे, मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करती रहे, हिंदू उत्पीड़न की बात करती रहे, किस तरीके से वो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे उसकी बात करती रहे, 370 को वापस लेकर आएंगे उसकी बात करती रहे, संविधान को बदलने की बात करती रहे, आरक्षण छीन कर किसी दूसरे धर्म विशेष को दे दिया जाए उसकी बात करती रहे, हिंदुओं के संपत्तियों का एक्सरे करके उसको दूसरे धर्म में बांट दिया जाए ऐसी बात करती रहे। तो निश्चित तौर पर उन पर जवाब देना पड़ेगा। और आज जो मुद्दा आया है पाकिस्तान का, मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी जो यहाँ पर सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं मीसम जैदी जी, ये बात करें पहले भाई साहब पहले अपने धर्म की कुरीतियों को तो हटाइए, जाकर अपने धर्म में जो अनपढ़ी पसरी हुई है, जो गरीबी पसरी हुई है, उसको तो निदान कीजिए। आप यहाँ हमें हमारे धर्म की बात पर ज्ञान देने लग जाते हैं, हमारे मंगलसूत्र पे, हमारे सनातन धर्म पे ज्ञान देने लग जाते हैं। तो पहले जाइए, आप पहले अपने धर्म के, अपने समाज के जो कुरीतियां हैं,
ट्रिपल तलाक हो गया, हलाला हो गया, निकाह मुता हो गया, इन सब चीजों को जो कुरीतियां हैं उनको हटाने की बात कीजिए और बाद में किसी और धर्म की बात दिएगा। रमाकांत जी ने क्या कहा कि कोविड की वैक्सीन, ये कल इनके साथ मैं दूसरे चैनल पर था, वहां भी यही राह लाप रहे थे कि कोविड की वैक्सीन इन्होंने गलत दे दी। और वहां पे ये एग्जांपल कल उन्होंने दिया कि शादी में दूल्हा गिर गया था, आज इन्होंने दिया कि शादी में कोई नाच रहा था वो गिर गया। तो इनके ही एग्जाम्पल में ही इनके घोटाला है। तो किस तरीके से जिस काल में, कोरोना काल में दिल्ली की जनता एक एक सांस के लिए जूझ रही थी, उस समय में केजरीवाल व्यस्त थे शराब घोटाले के लिए, नीति बनाने के लिए। उस समय केजरीवाल व्यस्त थे निर्माण करने के लिए। तो निश्चित तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि दिल्ली के ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए, भाग खड़ी हुई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, कोई सामने नहीं आया। तो एक एक सांस के लिए जिसने दिल्ली को तरसा दिया हो, आज वो उसके वैक्सीन और जिस वैक्सीनेशन की बात, मैं ब्रिटेन, अरे चुप रहिए रमाकांत जी, बात सुन लीजिए पहले। ब्रिटेन में 8 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन लगा था, उसमें से मात्र 51 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करी है। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो 0.00002% होता है। इतना मार्जिन ऑफ एरर आपको एक पैरासीटामोल की गोली में भी मिल जाता है, एक मिनट अमित जी, में भी मिल जाता है। 1 सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि कुंडरू पुष्पलीला जी भी कुछ बोलना चाहती है। रमाकांत जी पहले आप जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए अमित जी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने तड़पा दिया। बच्चों की कस्में झूठ बोलते रमाकांत जी, ऑक्सीजन आपके पार्टी के नेता बच्चों की कस्में, अपने बच्चों की कस्में खाकर झूठ बोलते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, झूठ बोलने का मैंने नहीं बोला देश का ऑक्सीजन जब यहाँ पे लाते शराब लेकर आ गए, मोदी जी ने किया, हाथ में एक शराब फ्री देने लगे बच्चों के हाथ में। शर्म आनी चाहिए रमाकांत जी, शर्म आनी चाहिए आपको। बच्चों के हाथ में बोतलें पकड़ाने लगे। ये बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए। उस काल में बच्चों के हाथ में एक के साथ एक बोतलें फ्री पकड़ाने लगे। शर्म आनी चाहिए रमाकांत जी, इतने में भी आपको शर्म नहीं आती और आप एक राष्ट्रीय चरण पर यहाँ पर बैठकर बेशर्मी से उसका डिपेंड कर रहे हैं, बेशर्मी से उसका डिपेंड कर रहे हैं। अमित जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। पुष्पलीला जी भी कुछ बोलना चाहती है। देखिए जिसको बोलना है मैं समय दे रही हूँ, प्लीज उन्हें भी बोलने दीजिए, थोड़ा सा वक्त बचा है। इनको शर्म आनी चाहिए। कैसे मतलब प्रधानमंत्री किसका डिपेंड कर रहे हैं? ठीक है चलिए, प्लीज विषय ये नहीं है किसको शर्म आए किसको नहीं आए। प्लीज 1 मिनट शांत रहिए। पुष्पलीला जी बोलिए, मैम को बोलने दीजिए प्लीज। अमित जी प्लीज थोड़ा तो लाशरम रखिए रमाकांत जी। ठीक है, चुल्लू भर पानी ना सही यमुना में डुबकी लगा लीजिए, चुल्लू भर पानी ना सही यमुना में डुबकी लगा लीजिए। रमाकांत जी और अमित जी प्लीज, अमित जी प्लीज, वो चुप हुए थे, आप उनको मत प्लीज ऐसे करिए प्लीज। मैम बोलिए। ये जो उन्होंने बीच में ऐसा बात करना, धर्म के बारे में मानना, शर्मिंदगी आप सीखो बोलना, ये जो है ना पूरा दुनिया देख रहा है। भारत अभी आप जो उन्होंने प्रवक्ता बात किया था वो सही नहीं, उन्होंने सिखाने वाला लग रहा है। आप इसमें मत बोलिए, आप बात करें तो आप बात करें तो हम क्या आप करिए, का वैल्यू वो है। आपको सबको तो टीचर को जैसे समझा पाकिस्तान मत कीजिए कि संसद में आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, वो बीच में नहीं बोली थी प्लीज। तो आप छीनने का आपको राइट नहीं है, तो हमारा जो बोलने का है, हमारे बोलने का टाइम है। बीच में आपको 40 पार नहीं होगा, ममता बनर्जी ने बता दिया है। क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी ने बता दिया। अमित जी प्लीज, अभी भी बचा है क्या कुछ खाने के लिए? पुष्पलता जी, ममता बनर्जी ने कह दिया आपका 40 पार नहीं होने वाला है। अरे ममता जी के बारे में बात नहीं करेंगे, पहला अभी तो समस्या में जो उन्होंने मुद्दा निकाली थी वो उसके बारे में बात करेंगे, चुनाव के बारे में बात करेंगे, जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया उसके बारे में। पुष्पलता जी, कर्नाटक के संसद में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था। नहीं भैया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बहन के नाते बोल रहा हूँ, आपका जो बातें करने का अंदाज अच्छा नहीं है, आप बीच में मत टोकिए हमें कि हमको मेरी बहन है, वो मुझे अच्छा फीडबैक देती है। अरे अमित जी प्लीज, क्यों आप तो कम से कम थोड़ा सा गरिमा को बना कर रखिए। एक तो उनको बोलने नहीं दे रहे, वो कुछ बोल देंगी प्लीज। तो मैडम अरे रामा,
संसद में इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। अरे भाई अभी बहुत कुछ बोले हैं इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। आप लोग ऐसे करते रहेंगे, वैसे ही समय हो चुका है। देखिए, मैं तो चाहती हूँ आपकी बात स्पष्ट आ जाए, मुझे इस चर्चा को बंद करना पड़ेगा। यही ये लोग शांत नहीं रहेंगे, ये अमित तिवारी जी शांत नहीं रहेंगे, इनके गुरु तो प्रज्वल रेवन्ना है। चलिए ये पाकिस्तान से प्रज्वल रेवन्ना और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त प्रतिक्रिया। अरविंद जी आप प्लीज। धर्म का सबको सिखाने का सिखाते इनका बेजमत है, पब्लिक के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए वो बात करिए पहला हो जाए। गया अभी 10 साल में भी बहुत देख चुके हैं जनता रेडी है आपको घर भेजने के लिए। आप मोदी का स्मरण करने चले तो आप कर लीजिए। नहीं आप कांग्रेस बात करिए। पूर्व पत्रकार करती है कांग्रेस की तरफ से बयान ऐसा रहना है बात करना। नहीं तो पहले ये थे और सिस्टम में रहना आप सीखो पहला। जो पाते हैं पहले भी लेकिन आपने क्या कहा? चलिए एक्सटेंशन दीजिए मशीन कि इन्होंने पड़ेगा कभी। चलिए मुझे लग रहा है मुझे यहाँ सभी को धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक साथ बोल रहे हैं, कोई प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। अरविंद जी मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, मैम अभी भी कंटिन्यू है, उनका समय अमित जी ले गए और वो इसलिए बहुत नाराज है, वो बोलती रहेंगे। मैम फिर हम इस चर्चा में जुड़ेंगे। नहीं मैम प्लीज, बहुत वक्त हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, पाकिस्तान तो बहाना, कांग्रेस पर निशाना। ये बात जब निकलेगी, ये बात जब आई है तो सबके पास अपने अपने तथ्य और अपनी अपनी बातें रखने के लिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा काम। कोई किसी से कम नहीं है। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरी उसकी काट देख लेता है, दूसरा बोलता है, इधर से काट हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अपने मुद्दों पे आके बात करिए तो समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग सोच रहे हैं कि बयानबाजी और छीटाकशी से ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। खैर इन सब के बीच में एक बात और जरूरी हो गई है कि तीसरे चरण के पहले पाकिस्तान तो आ गया, तीसरे चरण 4 दिन बाद होने के बाद चौथे चरण तक मुझे लग रहा है फिर एक कोई बात आएगी और ये भी छूट जाएगा या फिर ये भी चलता रहेगा। ये वाकई देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।